दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में बीते 10-15 दिनों में खाने पीने की कई चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। आटा, चावल, मैदा आदि की कीमतें बढ़ने से घरों के रसोइयों का बजट बिगड़ गया है। जहां आमतौर पर नई फसल आने के बाद जनवरी-फरवरी में चावल की कीमत कम रहती है, लेकिन इस साल यह ट्रेंड बिल्कुल अलग है। जहां नई फसल बाजार में होने के बावजूद भी चावल की कीमत लगभग महीने भर से लगातार बढ़ रही है। दुकानदार बताते हैं कि प्रत्येक सप्ताह चावल की 30 किलो की बोरी पर 8-10 रुपये बढ़ रहा है। यही हाल आटा और मैदा के साथ भी है, जहां इससे लोग परेशान हैं। व्यापारियों ने महंगाई की कई वजह बताया है। वहीं पर बिहार राज्य खुदरा विक्रेता महासंघ के महासचिव रमेश तलरेजा कहते हैं कि ठंड में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण फसल खराब हुई थी। इसका असर अब बढ़ती कीमतों में देखने को मिल रहा है। यह संगठन के उपाध्यक्ष विजय कुमार पटवारी कहते हैं कि मध्य प्रदेश से आने वाले गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी नहीं है, जहां वे अभी भी 3300 रुपये 3700 रुपये क्विंटल बिक रहा है। लेकिन सस्ता गेहूं बाजार में नहीं उपलब्ध होने से आटा की कीमत में इजाफा हो रहा है। मैदा की कीमत और आटा की कीमत लगभग बराबर हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया सहित बिहार के सभी जिलों में 611 तरह की दवाएं लोगों को फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में पहले 387 तरह की दवाएं फ्री में दी जाती थी, लेकिन केंद्र सरकार की नेशनल लिस्ट ऑफ एशियन मेडिसिन के तहत अब इसे बढ़ा करके 611 कर दिया गया है। यह लोग अब सरकारी अस्पतालों से 611 तरह की दवा फ्री में ले सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जिला सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 611 तरह की दवाएं लोगों को फ्री में मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि विदेश में रोजगार की तलाश करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार से विदेश जाने वाले कामगारों के लिए अल्पकालीन शिक्षण और रिफ्रेशर कोर्स शुरू करेगा। इसकी शुरुआत जिला स्तर पर अप्रैल से पूर्व क्षेत्रीय नियोजन कार्यालय में होगा, जहां विभाग के मुताबिक इसके लिए एक शॉर्ट सिलेबस तैयार किया जा रहा है, जिसमें विदेश जाने वाले सभी कामगारों को उस देश के नियमों से अवगत कराया जाएगा जहां पर वो जाना चाहता है। यानी कि अगर आप सऊदी जाना चाहते हैं तो फिर सऊदी के नियमों के बारे में आपको बताया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर आप दुबई जाएंगे तो आपको दुबई के बारे में बताया जाएगा, वहाँ के कानून के बारे में बताया जाएगा, वहाँ के नियमों के बारे में ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, जो आप यहीं से जान लेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या नियम है, क्या कानून है। क्योंकि आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको इन मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, श्रम संसाधन विभाग बिहार से विदेश जाने वाले कामगारों के सुरक्षित वैध तरीके से काम करने वाले इच्छुक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जहाँ बिहार में रोजगार के लिए विदेश जाने वाले कामगारों के लिए ब्यूरो के द्वारा उन्मुखीकरण केंद्र, नियोजन भवन पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में कार्य चल रहा है। इन केंद्रों पर विदेश मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं और वहां के नियम, कायदे, कानून के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर इन दिनों बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का एक वीडियो काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को महिलाएं पारंपरिक गालियां, सूट बूट पहने से हेकू हीरो ना बोला ये तेजस्वी गाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही तेजस्वी यादव इस वीडियो में डांस करते हुए भी दिखाई दे रही है। वायरल हो रहे वीडियो आरजेडी के विधान पार्षद सुनील सिंह के बेटे की शादी की हल्दी समारोह के दौरान का है। यह 16 जनवरी को पटना में ये हल्दी समारोह आयोजित था। वीडियो में महिलाएं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को लेकर के भोजपुरी में पारंपरिक गीत गाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं परंपरा के अनुसार महिलाएं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को शादी की गालियां भी सुना
रही है, जहां इस दौरान तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ मौजूद थे। जहां तेजस्वी यादव इस समारोह में कोट पैंट पहने हुए नजर आए। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो आरजेडी के विधान पार्षद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह के बेटी की शादी की हल्दी समारोह का है। जहां भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस वीडियो में हल्दी और संगीत का रस्म चल रहा था और इस दौरान वहां मौजूद लोक कलाकार शादी की परंपरा गीत गा रही थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय रेलवे के लिए अलग बजट पेश करने की मांग की है। जैसे नीतीश कुमार ने कहा है कि अलग रेल बजट के बहुत सारे महत्व है। नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में रेल मंत्री थे। जहां सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार पहले एक अलग रेल बजट के जरिए कई नौकरियां प्रदान करती थी और सभी समाचार पत्रों में इसकी चर्चा होती थी। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब मैं रेल मंत्री था तो फिर हम लोगों को ढेर सारी नौकरियां देते थे। संसद में जब रेल बजट पेश किया गया तो फिर तमाम अखबारों में चर्चा हुई। मैं चाहता हूं कि सदन में अलग से रेल बजट पेश किया जाए। जाति जनगणना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, ये सबके हित में है। जाति जनगणना तो केंद्र सरकार का काम है, हम तो राज्य में काम कर रहे हैं। एक एक चीज की जानकारी होगी तो फिर विकास के काम को बढ़ाने में सुविधा होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर फिर एक बार पथराव की घटना सामने आई है। ये पथराव बिहार के कटिहार में बलरामपुर के पास किया गया है। पथराव के कारण ट्रेन की खिड़की का शीशा टूट गया। जहां देश में विख्यात वंदे भारत ट्रेन पर लगातार पथराव के मामले सामने आते रहे हैं। जहां रेलवे मंत्रालय की जांच में जुटा है। जहां ताजा मामला 20 जनवरी यानी कि शुक्रवार का है। वंदे भारत एक्सप्रेस की एक्सपर्ट टीम ने बताया है कि कोच C6 में बर्थ नंबर 70 पर यात्रियों ने दलकोला तेलता रेलवे स्टेशन के पार करते हुए समय पथराव की सूचना दी। दलकोला तेलता रेलवे स्टेशन बिहार के कटिहार में बलरामपुर के अंतर्गत आता है। पथराव के कारण कोच C6 के दाहिनी ओर से एक खिड़की का शीशा टूट गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छात्रों की आर्थिक मदद के लिए सरकार ने बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। जो बच्चे पढ़ने में रुचि रखते हैं लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से ऐसा करने में असमर्थ हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना से बिहार के छात्र छात्राओं को उनकी पढ़ाई के लिए लोन भी मिलेगा। यह योजना के तहत छात्रों को 4 लाख रुपए तक लोन मिलेगा। यह योजना के माध्यम से सरकार उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण ऐसा करने में असमर्थ है। जहां इससे युवाओं को रोजगार में भी मदद मिलेगी। इस योजना के पात्रता के बारे में बात किया जाए तो फिर आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास पूरी की हो, जहां उसे किसी अधिकृत संस्थान में प्रवेश के लिए चुना गया हो। लोन सिर्फ सामान्य कोर्स के लिए दिया जाएगा। 12वीं कक्षा पास करने वाले आवेदक और फिर बिहार के आवेदन जिन्होंने झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य से भी पढ़ाई की हो वे भी योजना के लिए पात्र हैं। छात्रावास में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए राशि शिक्षण संस्थान को ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना समेत कोसी इलाके में हुई बूंदाबूंदी के चलते बिहार के मौसम में एक बार फिर से बड़ा बदलाव हुआ है। जब पटना गया जहानाबाद समेत कोसी के कुछ इलाकों में बूंदाबूंदी हुई है। इस वजह से पटना में अहले सुबह पारा तेजी से लुढ़का है जिससे लोगों को ठंड महसूस हुई है। आपको बता दूं कि पटना भागलपुर समेत अन्य इलाकों में बीते एक सप्ताह से सुबह 7 बजे के बाद हल्की गुनगुनी धूप निकल रही थी जिस वजह से लोगों को ठंड में कमी महसूस हो रही थी। लेकिन अहले सुबह हुई बूंदाबूंदी से मौसम एक बार फिर से बेदर्द हो गया है। जब बिहार मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो पटना समेत अन्य जिलों में पश्चिम विक्षोभ के असर से हल्की बारिश की संभावना है। बारिश का असर भागलपुर और पूर्व बिहार के इलाके में कम असर दिख सकता है। यह खास करके कोसी और नेपाल के तराई वाले जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं पटना गया जहानाबाद और मिथिला के इलाकों में हल्की बूंदाबंदी हो सकती है। जब मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बिहार के किसी भी जिले में तेज सर्द हवाएं नहीं चल रही है। इस वजह से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लेकिन शनिवार की सुबह हुई बूंदाबंदी के चलते बिहार के मौसम में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पहाड़ों पर बर्फबारी और फिर पश्चिमी उत्तर भारत में बादल सकड़े रहने से ठंडी पछिया हवा कमजोर पड़ गई है। जहां 2 से 3 दिन बाद फिर से पछिया हवा से ठंडक बढ़ेगी। हालांकि तापमान 5 से 6 डिग्री तक जाने की संभावना है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। विजिलेंस की टीम ने गबन के आरोपी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएस राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि महादलित विकास मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर रहते हुए एसएस राजू ने विभिन्न योजनाओं के लिए आई करोड़ रुपए की राशि का गबन कर लिया है। यह साल 2017 में पूर्व आईएएस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से लगातार जांच चल रही थी। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। इसमें 4 लोग आईएएस अधिकारी हैं। एमएस राजू पर कई आरोप लगे हैं। साल 2017 में जब एसएम राजू पटना में बिहार महादलित विकास मिशन के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर थे तो उनके खिलाफ सरकारी राशि के गबन और फिर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में राजू ने बुधवार को पटना स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया था। दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो फिर आपको इस योजना की अगली किस्त यानी कि 13वीं किस्त का इंतजार जरूर होगा। तो आइए आपको इससे जुड़ी हुई जानकारी देते हैं। दरअसल यह योजना केंद्र की मोदी सरकार चलाती है और गरीब किसानों को कुछ आर्थिक मदद देती है। इस योजना के अंतर्गत हर 4 महीने बाद 2000 रुपये की किस्त किसानों के खाते में मोदी सरकार भेजती है। इसका मतलब यह है कि साल में किसानों को खाते में 6000 रुपये ट्रांसफर किया जाता है। अब तक किसानों के खाते में 12 किस्त भेजी जा चुकी है और लाभार्थियों को 13वीं किस्त का इंतजार है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 13वीं किस्त कब तक किसानों के खाते में आ सकती है। मेरे खाते में 13वीं किस्त कब आएगी और किस्त लेने के लिए कौन से काम करवाने जरूरी है। तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जनवरी माह में ही यानी कि इसी महीने में ही किसानों के खाते में 13वीं किस्त के पैसे केंद्र की मोदी सरकार डाल सकती है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब बात करते हैं कि आपको कौन से जरूरी काम है जो करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। तो वो है ई-केवाईसी। यदि आप पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो फिर ध्यान से और समय रहते हुए ई-केवाईसी जरूर करवा लें। अगर आप इसे नहीं करवाते हैं तो फिर आपकी किस्त के पैसे अटकने के चांस है। जब पीएम किसान योजना से जुड़े प्रत्येक लाभार्थी के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। यदि आप ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं तो फिर आपके नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के इसे करवा सकते हैं। यही नहीं, घर बैठे किसान पोर्टल pmkisan.gov.in के जरिए भी ई-केवाईसी कराने में आप सक्षम हैं। उसके बाद भू सत्यापन भी आपको कराना जरूरी है। जी हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपको मिलने वाली अगली किस्त नहीं अटके तो फिर आपको ध्यान से भू सत्यापन कर लेना होगा। जिन लाभार्थियों ने ये नहीं करवाया है वो अगले किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। यदि आपने अभी तक भू सत्यापन नहीं करवाया तो फिर अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय जाएं और फिर वहाँ करवा लें। दोस्तों बात करते हैं कि जाति आधारित गणना को लेकर के बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्षी दल के नेता प्रदेश सरकार यानी कि बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो फिर वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके फायदे गिनाते नहीं थकते हैं। जैसे नीतीश कुमार ने नालंदा में अपने समाधान यात्रा के दौरान जाति जनगणना पर अपनी बात रखी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुए गदगद है। जब मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जाति जनगणना सबके हित में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दिया है। इधर बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि यह याचिका केवल प्रचार के लिए दायर की गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सर्वे नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा कि किसे आरक्षण दिया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार की जीत है, हम इस आदेश का स्वागत करते हैं। जब पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार शरीफ का ही कोई व्यक्ति इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट याचिका में दायर की थी। जब मैं उस व्यक्ति से मिलना भी चाहता था, उन्होंने कहा है कि नगर निगम चुनाव का मामला भी कोर्ट में चला गया था लेकिन अभी सब अच्छे से हो गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि जाति जनगणना तो केंद्र सरकार का काम है, हम तो राज्य में यानी कि बिहार में कर रहे हैं। एक एक चीज की जानकारी होगी तो फिर विकास के काम को बढ़ाने में सुविधा होगी। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार पर लगातार विवादित टिप्पणियों के बाद सुर्खियों में आए बिहार के पूर्व मंत्री कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अब भी अपने बयानों पर डटे हुए हैं। कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद भी उनके तेवरों में कोई भी कमी नहीं दिख रही है और इसकी वजह से जदयू और आरजेडी में भी तनातनी जैसी हालात बन रहे हैं। सुधाकर सिंह ने नोटिस जारी होने की को लेकर के कहा है कि वे समय सीमा के अंदर नोटिस का जवाब दे देंगे। जानकारी के मुताबिक बिहार की राजनीति में सुधाकर सिंह का मामला तुल पकड़े हुए है। लगातार सीएम नीतीश कुमार हमलावर सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। शुक्रवार को सुधाकर सिंह ने कहा कि पार्टी की तरफ से नोटिस भेजा गया है, समय सीमा के अंदर पार्टी के सामने अपना पक्ष रखूंगा। इसके बाद पार्टी फैसला के अनुसार आगे पार्टी के साथ काम करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतियां सिद्धांतों और फिर संविधान से बंधा हुआ हूं। नोटिस वाला मुद्दा पार्टी के लिए अंदरूनी मामला है। नोटिस में क्या लिखा गया है और क्या जवाब दूंगा इसका सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं कर सकता हूं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के आरा जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन की ओर से आयोजित की जा रही सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऑनलाइन एग्जाम हैक होने की जानकारी मिली है। जहां दरअसल आरा जिले के सृष्टि इन्फोटेक परीक्षा सेंटर से सीटीईटी का प्रश्न पत्र हैक होने की बात सामने आई है। आपको बता दूं कि इस एग्जाम में करीब 5,46,000 उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया था। जहां मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेंटर के सर्वर को हैक कर लिया गया है, जहां वहां के सर्वर को एनीडेस्क ऐप के जरिए हैक करके बाहर से सवाल किया जा रहा था। दरअसल इस घटना के बाद सृष्टि इन्फोटेक परीक्षा सेंटर के निदेशक रवि भूषण ने सेंटर पर लगे हैक करने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। इस दौरान निदेशक ने कहा है कि ये वीडियो इस सेंटर का नहीं है, ये वीडियो किसी और का भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सीटीईटी क्या है। तो सीटीईटी वही सीटीईटी एग्जाम के जरिए प्राथमिक विद्यालय में टीचरों का सिलेक्शन किया जाता है। ऐसे में केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी टीचर बनने के लिए इस एग्जाम को पास करना जरूरी होता है, जिसमें क्लास 1 से पहला पेपर और 6वीं में से 8वीं तक के लिए दूसरा पेपर होता है। आपको बता दूं कि इस एग्जाम में पहले पेपर में 150 प्रश्न और फिर दूसरे में 210 प्रश्न आते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मौसम विभाग ने बिहार के लोगों को राहत देने वाली खबर आई है। जनवरी के महीने में लोग कनकनी और फिर कपकपाती ठंड से परेशान थे, अब इससे छुटकारा मिलने वाला है। जब बिहार के तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है, कपकपाती ठंड के बाद 3-4 दिन बाद से शीतलहर से भी मुक्ति मिलने जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज 22 जनवरी को बिहार के न्यूनतम और फिर अधिकतम पारा में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इससे ठंड कम होगी, लोगों को राहत मिलेगी। जहाँ आपको बता दूं कि बिहार में बीते 24 घंटे में मौसम की बात करें तो फिर गुरुवार को बिहार का बांका सबसे ठंडा रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि जन सुराज पद यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर गांव-गांव घूम रहे हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के हर जवाब में हमको पता नहीं कहते हैं। अगले चुनाव में जनता कहेगी कि हमको नहीं पता कि नीतीश कुमार कौन है। नीतीश कुमार के जीवन में बस एक ही प्राथमिकता रह गई है, वह है किसी भी तरह से मुख्यमंत्री बने रहे, चाहे वह बीजेपी के साथ रहकर बने या फिर लालटेन के साथ, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के विरोध में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और हम देख रहे हैं, जहां उसमें कोई भी राज्यों के विपक्ष के नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। इसीलिए ये महागठबंधन नीतीश कुमार द्वारा बनाई गई है। इससे उन्हें अपनी कुर्सी पर बने रहने में मदद मिल रही है। कई लोगों ने हल्ला मचाया कि नीतीश कुमार देश के स्तर पर महागठबंधन बना रहे हैं। मैंने उस दिन ही कहा था कि बिहार के बाहर इस महागठबंधन का कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्हें एहसास हुआ है कि कुछ समाधान करने की जरूरत है, तो फिर वो अच्छी बात है, लेकिन अपने बंगले से बाहर निकल करके परिसदन सर्किट हाउस में बैठ करके अफसरों के साथ बैठक करके परिचर्चा करना यात्रा कैसे हो गई। यह नीतीश कुमार पहले भी ऐसी 14 यात्राएं कर चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के एक जेडीयू नेता ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद की इज्जत पर हाथ डालने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जहां उन्होंने कहा है कि देश में SC/ST एक्ट की तरह मुस्लिम सेफ्टी एक्ट भी बनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे अगर प्रदर्शन करने चले जाएं तो फिर गोली मार दी जाती है। जहां जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि कोई भी पैगंबर मोहम्मद की इज्जत पर हाथ डाल रहा है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त देश में हमारे बच्चों को कोई भी किसी भी समय दहशतगर्दी के नाम पर उठा सकता है। हमारे बच्चे 18 से 20 साल की सजा काट करके बाइज्जत बरी हो रहे हैं। कोई भी पैगंबर मोहम्मद की इज्जत पर हाथ डाल रहा है। हमारे बच्चे अगर प्रदर्शन करने चले जाए तो फिर गोली मार दी जा रही है। जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने आगे कहा है कि अब समय आ गया है कि 2 कानून बनना चाहिए। एक कि कोई भी व्यक्ति अगर पैगंबर मोहम्मद की इज्जत पर हाथ डाले तो फिर उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, और SC/ST एक्ट की तरह एक मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार ने इंटरनेट मीडिया के जरिए अपने उत्पाद का प्रचार करने वाली कंपनियों के लिए नियम बनाया है और कहा कि उन्हें उत्पाद बिक्री से संबंधित सारे प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करना होगा। इसके तहत कंपनियों और फिर अन्य उत्पादकों को अपने उत्पाद के साथ दिए जाने वाले उपहारों, होटल में ठहरने या फिर खाने की सुविधा देने, शेयर देने, मूल्य में छूट देने, इनकम देने, भविष्य में सेवा देने और फिर स्कीम का हिस्सा बनाने के विषय में पूरी जानकारी देनी होगी।
ये जानकारी न देने वालों पर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई और फिर विज्ञापन प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी गई है। नियम के उल्लंघन पर 50 लाख रुपए का आर्थिक दंड और फिर विज्ञापन दिखाने पर 6 साल का प्रतिबंध लग सकता है। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि उत्पादकों के साथ ही जाने वाली सूचनाएं सरल और स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए, जो आसानी से समझ में आए। ये सूचना इस तरह से दी जाए कि वे उत्पाद को देखने वालों से ना छूटे। दोस्तों, बात करते हैं कि राजनीतिक रणनीतिकार से राजनीतिज्ञ बने प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास बताया है। उन्होंने यात्रा में ये बोलते हुए कहा है कि ऐसे कार्यक्रमों में पसंदीदा मंत्री और फिर नौकरशाहों की बैठक की अध्यक्षता करने से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब मामले में बोलते हुए प्रशांत किशोर ने गोपालगंज जिले के बरेली में मीडियाकर्मी से बात करते हुए दावा किया है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता यानी कि जदयू के नेता अतीत में कई यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन इससे राज्य की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। इस पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि समाधान यात्रा उसकी 14वीं यात्रा है, लेकिन बिहार में कुछ भी नहीं बदला है। ये यात्रा सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। यात्रा के दौरान अपने पसंदीदा मंत्री और फिर नौकरशाहों के साथ बैठक करके लोगों की समस्याएं हल नहीं होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि भविष्य में शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नवीन और नवाचारी तथा प्रोफेशनल लोगों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग इस योजना पर काम कर रही है। जहाँ शिक्षा मंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार के बच्चियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने तथा विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए नीति नव विचार किया जा रहा है। जहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके छात्रों की अध्ययनता स्थिति से अभिभावक को अवगत कराया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार के स्कूलों में नामांकन अनुपात बढ़ना संकेत देता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से शिक्षा में सुधार के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उससे छात्र छात्राएं विद्यालय की तरफ आकर्षित हुए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में रिटायर्ड अफसरों, शिक्षाविदों और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जहां हम लोग अगले हफ्ते इस योजना को मंजूरी दे सकते हैं। इस योजना का नाम शिक्षादान योजना रखा गया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार हो सकेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस का समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर के जोर शोर से तैयारी चल रही है। इस साल कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड पर बिहार के 5 बच्चे शामिल होने वाले हैं। साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह के बाद 27 जनवरी को बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा पर चर्चा करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होगी। आपको बता दूं कि बिहार के ये 5 बच्चे राष्ट्रीय कला उत्सव 2023 में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। इन 5 बच्चों में से 3 बच्चे पटना के किलकारी भवन से हैं। जहां वहीं इस गणतंत्र दिवस परेड में पूरे भारत के कुल मिलाकर के 60 बच्चे शामिल होने वाले हैं। इस परेड के बाद बच्चे 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और 28 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं ये सभी बच्चे अपने कला और फिर प्रदर्शन करते हुए जो भी चित्रकारी या फिर कलाकारी करेंगे उनका प्रदर्शन गणतंत्र दिवस के समारोह में किया जाएगा। उस चित्रकारी या कलाकारी वहां आए सभी गणमान्य देखेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए एक अलग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, पार्टी महासचिव तारिक अनवर और फिर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन को भी शामिल किया गया है। इस कमेटी के प्रस्ताव को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, सीनियर नेता मदन मोहन झा और फिर अनिल शर्मा की पहल पर एक राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कमेटी में बिहार में राजनीतिक मामलों की 24 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बिहार में कांग्रेस की इस कमेटी में 10 नेताओं को अतिरिक्त रूप से विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। पिछले 4 महीने में अमित शाह का ये तीसरा दौरा बिहार में होने जा रहा है। अमित शाह आगामी 22 फरवरी को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पटना आ रहे हैं।
जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना की ज्ञान भवन में किसान नेता सहजानंद सरस्वती की जयंती को लेकर के आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पटना आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर के अमित शाह को मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के तौर पर बुलावा भेजा गया था। जब अमित शाह 22 फरवरी 2023 को पटना पहुंच रहे हैं। अमित शाह का ये दौरा राजनीतिक रूप से काफ़ी व्यापक माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अमित शाह इस मंच से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हुंकार भी भरेंगे। आपको बता दूं कि किसान नेता और महापुरुष सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह पटना में 22 फरवरी को मनाया जाना है। इसको लेकर के राजधानी पटना में अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर के अमित शाह को निमंत्रण दिया गया है और अमित शाह इस कार्यक्रम में आने की हामी भरती है। अमित शाह का बिहार के आने के बाद ये बात पक्की मानी जा रही है कि बापू सभागार जैसे बड़े मंच पर राजनीति की बातें जरूर सुनने को मिलेगी और यहाँ से अमित शाह आगामी लोकसभा चुनावों को राज्यवासियों को सौंप देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सीमांचल के किशनगंज और पूर्णिया में 23 और 24 सितंबर 2022 को आए हुए थे। इसके ठीक 20 दिन बाद अमित शाह 12 अक्टूबर को जेपी की जयंती के मौके पर छपरा के सिताब दियारा पहुंचे थे। इसके बाद उनका ये दौरा होने जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि दुनिया भर में घूमने का शौक रखने वाले लोगों का तादाद करोड़ों में है। जहाँ भारत में ही कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो बेहद आकर्षक हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे मकसद होता है उन पर्यटक स्थलों की जानकारी देना जिनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं होता है। बिहार में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिसके बारे में यहाँ के लोग ही नहीं जानते हैं, जिसमें ये शेरशाह सूरी का मकबरा है, जिसे दूसरा ताजमहल कहते हैं। यहाँ पर घूमना एक शानदार अनुभव हो सकता है। बिहार के सासाराम में अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा है। इसे सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया है। ये मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसे दूसरा ताजमहल कहा जाता है। झील के बीच में स्थित शेरशाह सूरी मकबरा को जो देखता ही रह जाता है। लाल बलुआ पत्थर से बने इस मकबरे का निर्माण काल शेरशाह सूरी के जीवन काल से शुरू हुआ गया था। यह कहा जाता है कि उनकी मौत के 3 महीने बाद इस मकबरे का निर्माण काम खत्म हुआ था। शेरशाह सूरी के मकबरे में शेरशाह और उनकी फैमिली को दफनाया गया था। मकबरे में कुल 25 कब्रें हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जाति की राजनीति कोई नई बात नहीं है। शायद ही कोई ऐसा चुनाव आता हो जब तमाम राजनीतिक पार्टियां जातियों को साधने की कवायद नहीं करती हो। भले ही कोई इसमें सफल होता है तो फिर किसी के हाथ सफलता नहीं मिलती है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से प्रयास जरूर करते हैं। कुछ ऐसा ही प्रयास बिहार की सियासत में लोकसभा चुनाव की आहट होते ही दिखने लगी है। सबसे पहले इसकी शुरुआत जदयू करने जा रही है, जो महाराणा प्रताप स्मृति समारोह के बहाने राजपूत वोटर तो फिर कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह के बहाने अति पिछड़ा वोटर को बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। दरअसल इस वक्त बिहार में जातिगत जनगणना का जोर शोर से प्रक्रिया चल रहा है और इसके साथ ही जाति की राजनीति की चर्चा भी तेज हो गई है। इसी बीच 23 और 24 जनवरी को राजधानी पटना में 2 बड़े राजनीतिक आयोजन होने वाले हैं, जिसका आयोजन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की ओर से किया जाएगा। माना जा रहा है कि इन दोनों आयोजनों के सहारे जदयू की नज़र राजपूत और अति पिछड़ा वोटर पर रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मधेपुरा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पत्नी के मना करने के बाद भी मायके चले जाने के बाद पति ने गुस्से में आकर के प्राइवेट पार्ट काट लिया और उसे कुल देवता के पास रख दिया। जहाँ इससे उसकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई। परिवार वालों ने आनंद फानंद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि युवक का इलाज चल रहा है, फिलहाल उसकी हालात खतरे से बाहर है। मामला मधेपुरा जिले की मुरलीगंज प्रखंड की रजनी प्रसादी गांव का है। बताया जा रहा है कि इस गांव के रहने वाले युवक कृष्ण बास्की, जो पंजाब में रहकर की मजदूरी करता था, उसके घर 3 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ तो फिर वापस घर लौट आया था। गांव आने के बाद से ही वह बीमार रह रहा था। बीमारी की वजह से वह परेशान रहा करता था। इस बीच गुरुवार को उसकी बीवी उसे बिना बताए मायके चली गई। इसके बाद युवक दोपहर में शाम तक उसे खोजता रहा, लेकिन पत्नी उसे नहीं मिली। इसके बाद युवक रात में सो रहा था। अचानक रात को जागा और किसी धारदार हथियार से अपना प्राइवेट पार्ट काट करके कुल देवता के स्थान पर रख दिया। इसके बाद जब लोगों को जानकारी हुई तो फिर उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर में सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाने पर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। जहां अगले कुछ दिनों में होने वाली सरस्वती पूजा को लेकर के प्रशासन द्वारा
जारी किए गए निर्देश को लेकर के बिहार में बवाल हो गया है। जी हाँ, मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सरस्वती पूजा पर रोक लगा दिया गया है। इस फैसले से छात्र भड़क गए। वहीं समस्तीपुर में जिलाधिकारी ने डीजे बजाने पर एफआईआर की धमकी दी है। समस्तीपुर के जिलाधिकारी योगेश सिंह और फिर एसपी विनय तिवारी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद निर्णय लिया है। एसपी ने कहा है कि पूजा के दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। डीजे बजाने वाले आयोजकों के साथ साउंड सिस्टम मालिक पर प्राथमिकी दर्ज करके जेल भेजा जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी थानाध्यक्षों को पूजा पंडालों, सभी संवेदनशील स्थानों और फिर मूर्ति विसर्जन वाले स्थानों पर को चिन्हित करके निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। वहीं पूजा के दौरान उपद्रव करने वाले संभावित तत्वों पर भी धारा 107 की कार्रवाई करने एवं बॉन्ड कराने का आदेश दिया है। उधर मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सरस्वती पूजा पर रोक लगाने से छात्र नाराज हैं। सरस्वती पूजा 26 जनवरी 2023 को है, जहां कॉलेज के प्रिंसिपल को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो फिर उन्होंने लिखित आदेश निकाल करके इस पर तत्काल रोक लगा दी है। दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने रोहतास जिले के अकबरपुर गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने नागा टोली में मृतक वनवासी महिला के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिहार की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में बेटियां कहीं से भी सुरक्षित नहीं हैं। बेटियों की दिन दहाड़े दुष्कर्म करके हत्या कर दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार और पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। पप्पू यादव ने मृतक आदिवासी महिला की तीनों बेटियों को गोद लिया और उनकी शादी के साथ भरण पोषण की भी जिम्मेदारी ली। उन्होंने तत्काल 20,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार सरकार ने चुनाव के पहले ऐलान किया था कि किसी भी आदिवासी महिला की मौत पर एक सरकारी नौकरी 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को ना सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला है और न ही नौकरी। ऐसे में उनकी मांग है कि मृतक महिला के परिवार वालों को सरकार एक नौकरी दे और मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए, अन्यथा वह चुप बैठने वाले नहीं हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि इस सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियों और फिर महिलाओं को मार दिया जाता है, लेकिन ना तो इंसाफ मिलता है और न ही सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाता है। सरकार ने चुनाव के पहले ऐलान किया था कि किसी भी आदिवासी महिला की मौत पर एक सरकारी नौकरी और 20 लाख रुपए मुआवजा देगी, लेकिन अभी तक इस पीड़ित परिवार को ना सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला है और न ही नौकरी। जब मृत महिला के परिवार वालों को सरकारी नौकरी और फिर मुआवजा नहीं देगी तो फिर हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे से ठगी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि महंगी लग्जरी गाड़ियों को ऑक्शन के माध्यम से सस्ते में खरीदने के चक्कर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे ने 8,29,000 रुपये गंवा दिए। जब ठग के झांसे में आकर के 10 दिनों में अलग अलग माध्यमों से कुल 8,29,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं। मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत ने उनसे ठगी हुई 8,29,200 रुपये ठगी का केस दर्ज किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने ज्वाइंट एजेंट्स एग्जाम मेन के पहले सेशन परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट को राहत दी है। एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने कहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर परीक्षा में शामिल स्टूडेंट को परेशानी नहीं होगी। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट की परीक्षा पहले ही करा ली जाएगी। जिन स्टूडेंट को सीटी शिल्प और एग्जाम सीटी तिथि 1 फरवरी को दी गई है, उनकी परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया जाएगा। उनका एडमिट कार्ड 1 फरवरी से पहले की तिथि में शिफ्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद बिहार में भी एक्सप्रेस वे की जाल बिछना शुरू हो गया है। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण होने से पटना, नालंदा, बक्सर समेत 30 जिले एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएंगे। आपको बता दूं कि बिहार में इन सभी एक्सप्रेस वे के निर्माण को लेकर के तैयारी की जा रही है। कुछ का डीपीआर बनाया जा रहा है तो फिर कुछ के लिए जमीन का अधिग्रहण चल रहा है। इन सभी एक्सप्रेस वे के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। इन एक्सप्रेसवे के बारे में अगर बात किया जाए तो औरंगाबाद से जयनगर के बीच एक्सप्रेसवे बन रहा है। इस एक्सप्रेसवे से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, नालंदा और दरभंगा जिले जुड़ेंगे। वहीं पर रक्सौल से हल्दिया के बीच के बारे में बात किया जाए तो इस एक्सप्रेसवे से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार शरीफ, सारण, शेखपुरा, जमुई और बांका जिले जुड़ेंगे। वहीं पर बक्सर से भागलपुर के बीच के बारे में बात किया जाए तो ये एक्सप्रेसवे बक्सर से भागलपुर तक बनेगा, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को आगे ले जाकर के भागलपुर से जोड़ा जाएगा। वहीं पर गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच के बारे में बात किया जाए तो ये एक्सप्रेस वे गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण,
पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले को जोड़ेगा। वहीं वाराणसी से कोलकाता के बीच के बारे में बात किया जाए तो ये एक्सप्रेसवे बिहार के 3 जिले कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले को जोड़ेगा। दोस्तों अब अंत में बात करते हैं सेहत की। जहां बात करते हैं कि सर्दी के सीजन में लोगों को कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। इन बीमारियों में सर्दी, खांसी और जुकाम सामान्य है। जहां इनसे बचाव के लिए ज़्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट खजूर खाने के लिए कहते हैं। आपको बता दूं कि खजूर को सुपर फूड की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर को हर तरह से फायदा पहुंचाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं ठंड के मौसम में खजूर का सेवन क्यों करना चाहिए और ये कौन कौन सी बीमारियों से बचाव करता है। तो खजूर एक सुपर फूड है जिसमें कई तरह की न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें फाइबर, कैलोरी, मैग्नीशियम, कार्ब्स, प्रोटीन, पोटेशियम, आयरन, विटामिन B6, कॉपर, मैग्नीज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। खजूर में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो बॉडी सेल्स को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होने की वजह से खजूर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जहाँ इससे इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। आप सर्दियों के मौसम में सर्दी, खांसी और फिर नाक बहने से परेशानी से बच सकते हैं। वहीं पर ठंड के मौसम में हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती है जिसकी वजह से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। इसे बेहतर करने के लिए हमें खजूर खाना चाहिए क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होता है। वहीं पर मधुमेह से भी इसमें राहत मिलती है। जहाँ हालांकि डायबिटीज़ के मरीजों को मीठे से परहेज करना चाहिए। जहाँ खजूर आप डॉक्टर की सलाह पर सीमित मात्रा में खा सकते हैं। खजूर खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं पर अल्जाइमर कंट्रोल भी हो सकता है। जहाँ खजूर का सेवन करने से ब्रेन में पालक नहीं बनता है और फिर अल्जाइमर डिजीज़ के खतरे को कम कर सकते हैं। इसमें मेमोरी बूस्ट होती है और मूड भी बेहतर रहता है। तो आप आज से ही खजूर खाना शुरू कर दें। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।